हेलो हेलो एवरीवन। देखो आज स्टैंडर्ड एंगल का सेकंड वीडियो आज हम बना रहे हैं। आज ये लास्ट है, ये जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। बहुत इजी सा एक्सरसाइज था, तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आई होप कि सब ने जो होमवर्क जो मैंने जो दिया था सब ने बना लिया होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन 6 का 4 में बना रहा हूँ। 6 का 4 में बोला प्रूव डैट रूट ओवर 1 + cos 30/1 - cos 30 इक्वल टू sec 60 + tan 60। जिसका बना हुआ है वो ठीक है, वो स्किप कर देगा, इसको वीडियो को आगे बढ़ा देगा। जिसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, लेंदी है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन को बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LHS लेके काम करते हैं। LHS कॉपी कर लेंगे। 1 + cos 30 डिग्री/1 - cos 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 + cos 30 का वैल्यू दिखना √3/2 होगा। उसी तरह नीचे भी √3/2 आ जाएगा, और ये पूरा पे रूट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका बता दिया था कि ऊपर नीचे ऐड कर देंगे जब 1 होगा यहाँ पे। 2 + √3/2, ये दोनों ऐड नहीं हो सकता है, 2 और √3 ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, कभी भी ये ऐड नहीं हो सकता। ये सर्च चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया था। ठीक उसी तरह ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे 2 रहेगा। समझ में आया? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा 2 + √3/2 - √3 का पूरा पे रूट रहेगा। अब स्टूडेंट लोग सोचता होगा सर आगे क्या करेंगे, तो याद करो हम सर्च चैप्टर में ये तुम लोग को पढ़ाए थे कि कभी भी फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सीखे थे रैशनलाइजेशन। इसको रैशनलाइज करेंगे। 2 + √3, 2 - √3 इंटू, रैशनलाइज कैसे करते हैं, बस साइन अपोजिट कर देते हैं, तो जो नंबर आया वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो रैशनलाइजिंग प्रोसेस होगा ये पूरा ये वाला बड़ा वाला रूट के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो a - b a + b बन जा रहा है, a + b a - b क्या हो जाता है, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर हो जाता है, ये पूरा पे रूट रहेगा। अब देखो 2 + √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये रूट दोनों में अलग अलग दे देते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि जब पूरा फ्रैक्शन पे रूट रहेगा तो हम रूट को अलग अलग ब्रेक कर देंगे, नोमिनेटर में अलग रूट दे दिया, डिनोमिनेटर में अलग रूट दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो रूट के स्क्वायर और रूट क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो आ जाएगा 2 + √3, नीचे आ जाएगा 4 से 3 चले गया 1, अब 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका LHS का सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ गया, 2 + √3। ना अब हम लोग RHS लेके चलेंगे। RHS मेरा है sec 60 डिग्री + tan 60 डिग्री। sec 60 का वैल्यू होता है रूट sec 60 का वैल्यू होता है 2, क्योंकि cos 60 हाफ होता है तो 2 हो जाएगा, एंड tan 60 का वैल्यू होता है √3। देख लो आइए ना, तो बोल सकते हैं LHS = RHS रूट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का 3 देखो मैं कर रहा हूँ। 7 का 3 में बोला है इफ़ x² = sin² 30 + 4 cot² 45 डिग्री - sec² 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमको बोला है। तो सिंपली यहाँ पे मतलब ये इक्वेशन दे दिया, हम सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे कि x² sin² 30 डिग्री + 4 cot² 45 डिग्री - sec² 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से x² = sin 30 का क्या वैल्यू होता है, sin 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर कर दिए, प्लस 4 cot² 45, तो cot 45 का क्या वैल्यू होता है,
cot 45 का वैल्यू 1 होता है और उसके ऊपर स्क्वायर दे दिए। sec 60 का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे ना 2 होता है और उसके ऊपर स्क्वायर दे दिए। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 माइनस 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 हो गया, तो x इक्वल टू 1/4 का रूट, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्या ये सही है? नहीं, हम लोग सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी चीज़ का रूट आएगा तो प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो प्लस माइनस हाफ हो जाएगा, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस वाई tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, मतलब कि दो इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, तो दो इक्वेशन को दो तरफ हम लोग लिख लेंगे, दो इक्वेशन को हम लोग दो तरफ लिख लेंगे और इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 लिख दिए। cot 60 का वैल्यू कितना होता है, cot 60 का वैल्यू 1/√3 वो भी होता है इक्वल टू 0। यहाँ से x/√3 हो गया, y वन ज़ा y/√3 हो गया, तो समझ में आ ही गया होगा, इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये √3 कटा तो x, यहाँ बचा y इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि 2x माइनस वाई tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब तुम लोग जानते हो साइमल्टेनियस लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्लास 9 में पढ़े हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे सब। ठीक है, जिससे नहीं होगा वो हमसे पूछ लेना, एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कर लिया, क्योंकि सबको पता होगा एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया था, तो एक्स और वाई मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ a इज इक्वल टू बी इक्वल टू 45 डिग्री, a इक्वल टू बी इक्वल टू 45 डिग्री, जस्टिफाई cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b साइन ए साइन बी। जस्टिफाई मतलब कि वेरीफाई करना है कि ये LHS RHS क्या इक्वल आएगा वैल्यू। चलो चेक करते हैं, सबसे पहले LHS लेके चलेंगे, भाई प्रूफ टाइप का है तो बहुत आसान है। cos a प्लस बी, तो cos लिखा तो a भी 45 के बराबर, b भी 45 के बराबर, तो दोनों जगह हम क्या लिख देंगे 45 प्लस 45। ठीक है, तो क्या आ जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। हो गया, अब हम लोग क्या लेके चलेंगे RHS लेके चलेंगे। RHS में देखो बोला है cos से cos b माइनस साइन ए साइन b। ठीक है, तो cos सबके जगह में 45 वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इस तरह से 45 वैल्यू सब जगह हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, फिर अगेन cos 45 का वैल्यू 1/√2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, अगेन sin 45 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 टू 1/2, आगे वन भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग बोलेंगे कि LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड या जस्टिफाइड। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 10 का 3 में, 10 का 3 में बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है सभी को मालूम है, जिसका कोई दो साइड इक्वल होगा। उसमें बोल दिया है कि AB और AC इक्वल है, साइड का नेमिंग के साथ बता दिया है, एंड एंगल BAC इक्वल टू 90, और एक एंगल 90 है। अब यहाँ से समझ में आ रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक एंगल 90, इसका मतलब कि वो हर हाल में वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा,
और कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसे समझे? क्योंकि एक एंगल मेरा 90 दिया हुआ है। जब किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 होता है वही ना राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यही डेफिनेशन है। बट वो यहाँ आइसोसेलेस भी बोला, मतलब कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो सबसे पहले हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। पहले राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बनाते हो वैसे बना दो। अब यहाँ समझना है कि 90 कहाँ पे बन रहा है, बी ए सी, मतलब ए पे बन रहा है। तो ए यहाँ पे 90 बनता हो तो ए इसका नाम दे दो, तो बी ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। देखो यहाँ ए बी और ए सी बोला है इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद बोला है, आगे पढ़ो, द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, बी ए सी का बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर मतलब एक लाइन जाएगा जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड कर देगा। एक लाइन जा रहा है जिस एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है और वो गिरेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसको जा करके, देखो इंटरसेक्ट द साइड बी सी, बी सी साइड को इंटरसेक्ट कर देगा एट द पॉइंट डी। कौन सा पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। ठीक है। अब यहाँ जब बोल दिया है कि ये 90 है और ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल को वो इक्वली डिवाइड करेगा, तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। मतलब ये एंगल 45 और ये एंगल 45 हो जाएगा। और जब ये बाइसेक्ट करेगा इसको तो ये हर हाल में कितना हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा? ये 90 ही होगा हर हाल में। ठीक है, क्योंकि किसी भी राइट एंगल का बाइसेक्टर वो अपना अपोजिट साइड को हमेशा 90 पे परपेंडिकुलरली ही, वो 90 पे कट करता है, परपेंडिकुलरली गिरता है वो, एक थ्योरम है। तो ये 90 हो जाएगा। तो बचा ये कितना एंगल होगा बताओ तो? ये 45, ये 90। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, थोड़ा गौर से देखो, ए सी डी बन रहा है, ए सी डी एक ट्राइंगल है जिसका तीनों एंगल को जोड़ के कितना होना चाहिए? 180, जिसमें से 90 ये हो गया, ये 45, तो ये हर हाल में कितना होना चाहिए? ये 45 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखो किस तरह से करेंगे। पहले जो हम लोग निकाल लिए वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि एज ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर ए डी, सो एंगल सी ए डी कितना का इक्वल हो जाएगा? 45 डिग्री। एंड एंगल ए डी सी बोलो या सी डी ए, सी डी ए इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सी ए डी सी डी है एंड ए सी डी, एंड ए सी डी कितना हो जाएगा? ए सी डी भी इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? फिगर से हम लोग ये सब निकाल लिए। अब हमको जो बोला है प्रूफ करने के लिए, उसका LHS पार्ट हम लोग लिखेंगे। तो LHS क्या है कि सेक एंगल ए सी डी बाय साइन साइन एंगल सी ए डी, सेक एंगल ए सी डी बाय साइन एंगल सी ए डी इक्वल टू, तो सेक ए सी डी हम लोग निकाले क्या है, देखो ए सी डी कितना के बराबर है? 45 डिग्री के बराबर। और साइन सी ए डी निकाले, हाँ निकाले, जो इक्वल टू कितना है? 45 डिग्री का इक्वल। ठीक है, यहाँ सेक 45 कितना होता है? √2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो ये √2 वैसे ही रह गया, और यहाँ का नीचे वाला √2 कहाँ आ जाता है? ऊपर में आ जाता है, √2 हो गया। तो √2 इंटू √2 कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम लोग इसका RHS पार्ट लेके चलेंगे। तो RHS में मेरा क्या बोला है? RHS में बोला है कोसेक स्क्वायर एंगल सी ए डी, ये दिया हुआ है। कोसेक स्क्वायर एंगल सी ए डी कितना के बराबर है? देखो सी ए डी 45 डिग्री का इक्वल है। तो कोसेक 45 कितना का इक्वल होता है बताओ तो? कोसेक 45 √2 का इक्वल होता है, साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर कर दो तो √2 का स्क्वायर तो 2 होता है ना, तो यहाँ बोल देंगे LHS इक्वल टू RHS रूट। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा
फॉर व्हाट वैल्यू, या वैल्यूज भी हो सकता है, एक वैल्यू भी निकल सकता है, दो वैल्यू भी निकल सकता है, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का कंडीशन दे दिया है, देखो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा, इक्वल भी हो सकता है 90 का, 0 का इक्वल भी हो सकता है, मतलब एंगल जो लाई करेगा वो 90 और 0 के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग 0 एंड 90 डिग्री। तो इक्वेशन दिया है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू cos थीटा विल बी ट्रू। क्या थीटा का वैल्यू होगा कि ये इक्वेशन ट्रू हो, समझ में आया। तो सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी कर लो, बेसिकली हमको इसको सॉल्व करना है। याद है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते थे, सॉल्व मतलब टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, हमको थीटा का वैल्यू फाइंड। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग सोचेगा कि सर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। नहीं, यहाँ कहीं पर भी लिखा है कि कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तभी हम लोग कैंसिल करेंगे जब हमको बोल देगा कि cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तभी हम लोग कैंसिल करेंगे। ये 0 भी तो हो सकता है, और 0 0 बोल से कभी कैंसिल नहीं होता है। तो इसमें तो लेकिन कहीं बोला नहीं ना ये बात नहीं बोल रहा है, तो इसलिए हम लोग कैंसिल बोथ साइड नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, cos थीटा को इस साइड लेकर के आ जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से cos थीटा कॉमन चले जा रहा है, cos थीटा कॉमन निकाल लो, तो 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइदर और करते थे, फैक्टराइज करने वाले को फैक्टराइज हो चुका है, तो आइदर cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया, और 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में बहुत जोर काम आएगा। अब सोचो यहाँ cos थीटा का वैल्यू 0 है, तो हम cos के हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि cos मेरे पास है। cos का कौन सा एंगल पे 0 आता है, cos का कौन सा एंगल पे 0 आता है, cos 90 पे 0 आता है। हम साइन नहीं सोचा, हम tan नहीं सोचा, हम सेक कोसेक कॉट नहीं सोचा, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ cos था, इसलिए cos के हिसाब से सोचा। अगर साइन होता तो हम सोचते साइन का कौन सा एंगल पे 0 आता है, समझ में आ रहा बात। तो हाँ, जो कॉस का जिस एंगल पे 0 आता है वो कॉस लिख करके वो एंगल लगा देंगे। अब इसमें क्या होगा, देखा बोथ साइड कॉस कॉस क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन इस तरह से कैंसिल करके हम लोग नहीं करते कभी, क्योंकि कॉस अकेला, एंगल अकेला कभी नहीं होता, इसलिए कॉस कॉस अकेला नहीं काट सकते। बस सोचेंगे दिमाग में कैंसिल हो गया, कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बचेगा क्या, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कैंसिल नहीं करना, समझ में आया, ये मेरा एक आंसर हो गया, समझ में आया अच्छे से। उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि 2 sin थीटा, और माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया, यहाँ से ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग सोचेंगे कि साइन का किस एंगल पे, साइन का किस एंगल पे 1/2 आता है। हम कॉस टैन कॉट या अदर रेशियोज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ साइन के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो बताओ साइन का कौन सा एंगल पे 1/2 होता है, तुम लोग को वैल्यूज याद हो जाना चाहिए अब तक का। तो साइन का 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो साइन साइन बोथ साइड से हो, क्या हुआ, कैंसिल कर दिया, बट कैंसिल करके दिखाते नहीं है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30। समझ में आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है, सॉल्व टाइप का, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का कंडीशन दे दिया है, पहले बता चुके हैं, समझा चुके हैं। इक्वेशन क्या दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 विल बी 2, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होएगा, ठीक है, कि ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी कर लो, और यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन की तरह, लास्ट क्वेश्चन में कॉमन चला गया था, बट यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो थोड़ा गौर से अगर सोचो,
इमेजिन करो कि एक्स स्क्वायर 3x+2, लग रहा ना मिडिल टर्म फैक्टराइज हो सकता है ना? अगर इमेजिन करो तो जैसे देखो, अगर साइन को x पकड़ ले तो एक्स स्क्वायर फिर 3x+2 = 0। क्या ये मिडिल टर्म फैक्टराइज तुम लोग को आता है? आता है। कैसे मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देते हैं? यहाँ का 2 को यहाँ का 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 2 और हमको 3 लाना है, तो 2+1 ब्रेक करके, तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 के जगह में क्या लिखेंगे? 2+1 साइन थीटा +2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, आगे का 1 नहीं लिखते हैं, =0। ठीक है, पहला 2 से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन लेते हैं, पहला 2 से क्या कॉमन जाएगा? साइन थीटा कॉमन चले आएगा, तो बचेगा क्या? साइन थीटा -2 और यहाँ से -1 कॉमन चले जाएगा, तो साइन थीटा -2 = 0। ये पूरा से क्या कॉमन चले गया? साइन थीटा -2, तो साइन थीटा -2 कॉमन निकाल लो, तो बचा क्या? साइन थीटा -1 = 0। ठीक है, अब आइदर और करेंगे, आइदर साइन थीटा -2 = 0 और साइन थीटा -1 = 0। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। अब इसके लिए सोचो, साइन का किस एंगल पे 2 आता है? तुम लोग सोचते होगे कि सर हम लोग साइन 0 से लेके 90 तक पढ़े, कहीं पर भी 2 नहीं आता है, तो क्या 2 किसी एंगल पे नहीं आता है? नहीं, साइन का वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या है? जो लिख रहे हैं इसको एकदम अच्छे से याद रखना, क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है कि साइन का जो वैल्यू होता है वो +1 से लेकर के -1 तक ही लाई करता है, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 और मिनिमम वैल्यू होगा -1, मतलब 2 कभी हो ही नहीं सकता है। समझ में? ये याद कर लो, रट लो, साइन का और साथ साथ कॉस का भी यही मान रहा है। ठीक है, जो साइन का वही कॉस का है, कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कितना डिग्री पे? साइन 90 पे। मतलब ऐसा नहीं कि साइन 91 डिग्री जाएंगे तो 1 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, नहीं, फिर छोटा होने लगेगा वैल्यू। समझ में? साइन का मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होता है, -1 होता है। -1 भले हम लोग का नहीं आया किसी स्टैंडर्ड एंगल में, बट क्लास 11 स्टैंडर्ड में जब तुम लोग जाओगे तो वहां पर ही तुम लोग पढ़ोगे। समझ में आया कि नहीं? याद रखना है, तो 2 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, तो 2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल लिखते हैं। अब यहाँ सोचेंगे, क्या साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है? हाँ होता है, साइन थीटा का तो वैल्यू 1 होता है। कौन सा डिग्री पे होता है? तो साइन 90 पे 1 होता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं थीटा = 90। तो कहीं पे थीटा का एक वैल्यू भी आ सकता है, कहीं थीटा का 2 वैल्यू। से लास्ट क्वेश्चन में 2 वैल्यू आया था। क्लियर हुआ अच्छे से? इसको अच्छे से तुम लोग नोट डाउन कर लो। समझ में आया? देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिया हुआ है साइन A + B = 1। साइन A + B, दो एंगल में कोई एक एंगल तो बनाएगा ही, या जो भी आएगा वो साइन उस पर 1 दे दे रहा है। और कॉस A - B, दो एंगल को सब्ट्रैक्ट किए, कुछ भी एंगल आएगा, कॉस उस एंगल पे कितना वैल्यू दे रहा है? 1 दे रहा है। वेयर बता दिया कि A + B जो है, A + B वो 90 से छोटा या इक्वल होगा, 0 से बड़ा या इक्वल होगा। तो A - B के लिए नहीं बताया, तो हम समझ जाएंगे जब A + B 90 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो A - B क्या होगा? वो भी तो 90 और 0 के बीच में लाई करेगा। दो चीज को ऐड करने पे जब 90 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने से तो उससे कम ही ना रहेगा, तो वो भी 90 और 0 के बीच में ही लाई करेगा। और इसमें बता दिया A और B में बड़ा कौन है? A बड़ा, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। समझ में? ये भी बता दिया क्वेश्चन में। बोला फाइंड द एंगल A एंड B, तो अलग अलग एंगल A और एंगल B कितना होगा वो फाइंड करो। तो देखो यहाँ दो इक्वेशन दिया है, एक दिया है साइन A + B = 1 और एक हमको दिया है कॉस A - B = 1। तो साइन A + B
तुम सोचो साइन कुछ एंगल होगा, भले दो एंगल है लेकिन कोई दोनों मिलके एक एंगल तो बनेगा ना, तो साइन का किस एंगल पे 1 आता है ये सोचेंगे, क्योंकि जब भी साइन कॉस टैन किसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, इक्वल टू समथिंग दिया हुआ रहेगा, तो फट से सोचेंगे कि उस साइन या उस कॉस या उस टैन पे कौन सा एंगल पे ये वैल्यू आता है। समझ में आया? हमेशा यही सोचेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा कि साइन का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, टैन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग फट से सोचेंगे कॉस का किस एंगल पे ये वैल्यू आता है, या टैन का किस एंगल पे ये वैल्यू आता है, साइन का किस एंगल पे ये वैल्यू आता है, हमेशा ये सोचेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सोचा कि साइन जो है 1 कौन सा एंगल पे देता है, साइन 90 डिग्री पे 1 देता है। अब दोनों साइड साइन साइन आ गया, तुम्हारा दिमाग कहेगा साइन साइन कैंसिल हो गया, तो कैंसिल तो करके दिखाएंगे नहीं, तो a प्लस बी इक्वल टू 90। क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। उसी तरह हम लोग सोचेंगे कि cos का किस एंगल पे 1 आता है, तो cos 0 डिग्री पे 1 आता है। cos cos बोथ साइड कैंसिल हो गया, और a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम लोग जानते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे और ए और बी निकल जाएगा। तो ये तुम लोग करके हमको आंसर बताना कि क्या आंसर है, इसको कंप्लीट तुम लोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज होमवर्क दे दे रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया एक्सरसाइज, आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो खैर आज ये कल होमवर्क दे देता हूँ, इसको होमवर्क को तुम लोग कंप्लीट करना है। 23.2 एक्सरसाइज का, 23.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 302 में है। ठीक है, तो इसका 7 का 1 तुमको करना है, 7 का 2 करना है, 9 का 1 करना है, 10 का 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है। ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर 15 करना है। एप्लीकेशन नंबर 15 जो है वो 10 का 1 से रिलेटेड है। 10 का 2 करवाए हैं, 10 का 1 जो है तुम लोगों को करना है, और एप्लीकेशन नंबर 15 करना है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन कॉपी करके तुम लोग को खुद से बनाना है। समझ में आया? और क्या आंसर, इसका आंसर, इसका तो प्रूफ डैट है, इसमें आंसर ज़रूरत नहीं है। इसका क्या आंसर है तुम लोग बनाओ, हम बता देंगे क्या आंसर है, जिसका करेक्ट होगा हम बता देंगे, तुम लोग को बना के हमको भेजना है। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टैंडर्ड एंगल तुम लोग कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और स्टैंडर्ड एंगल का हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।